हेलो एवरीवन। आज हम जिस प्ले के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पिग्मेलियन। हमेशा की तरह सबसे पहले हम समरी को समझेंगे, उसके बाद नोट में सबसे पहले राइटर को जानेंगे, उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद इस प्ले में जो समझाया गया है, जो बताया गया है उसे जानेंगे और फिर लास्ट में इस प्ले का कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पिग्मेलियन प्ले को जीवी शॉ के द्वारा लिखा गया था, जिनका पूरा नाम जियोर्ड बर्नर शॉ था। वह एक आयरिश प्लेराइट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। जीवी शॉ का जो शुरुआती वर्क्स था वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं। उसे पब्लिशर ज़्यादातर रिजेक्ट कर दिया करते थे, यानी कि शुरुआती वर्क्स में जीवी शॉ को पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। लेकिन फिर बाद में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और फिर पिग्मेलियन जैसे फेमस वर्क्स को लिखे। अब अगर इस वर्क की बात करें तो पिग्मेलियन प्ले जो है वो 1912 में लिखा गया था और फिर स्टेज पे जो परफॉर्म किया गया था वो 1913 में किया गया था। इस प्ले में सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि अर्ली 19th सेंचुरी में अपर और लोअर क्लास के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसलिए जीवी शॉ अपने इस वर्क में उस सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन को बताए हैं और इस तरह ये प्ले जो है वो एक सोशल क्रिटिसिज्म था। अब अगर इस प्ले की बात करें तो इस प्ले की शुरुआत में कुछ इस तरह का सीन दिखाया जाता है कि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही होती है और साथ में बहुत ही तेज़ हवा चल रही होती है, यानी कि एक तरह से स्टॉर्मी नाइट जैसा सिचुएशन वहाँ पे था। और इसी तेज़ बारिश से बचने के लिए लंदन के कॉन्वेंट गार्डन में एक फैमिली रुकी हुई थी जिसका नाम था आर्न्सफोर्ड हिल। इस फैमिली की एक बेटी थी क्लारा और एक बेटा था फ्रेडी। ये फैमिली उस गार्डन में खड़ी हुई थी और टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मिसेज़ आर्न्सफोर्ड हिल जो है वो अपने बेटे फ्रेडी को कहती है कि तुम जाओ और टैक्सी को देखो, टैक्सी आई कि नहीं, उसे जल्दी पहुंचना होता है। तो फ्रेडी टैक्सी ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो रास्ते में उसकी टक्कर जो है वो एक फूल बेचने वाली लड़की से हो जाती है जिसका नाम एलिज़ा डूलिटिल होता है। अब यहाँ पर इस कहानी की जो प्रोटोगेनिस्ट है, यानी कि इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो एलिज़ा डूलिटिल ही है। इस पूरे प्ले में एलिज़ा डूलिटिल की ही कहानी बताई जाती है। तो जब फ्रेडी की टक्कर एलिज़ा डूलिटिल से होती है तो उसका सारा फूल बिखर जाता है। मौसम ख़राब था, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, उसकी वजह से इसका जो फूल नीचे गिरता है तो वो पूरा ख़राब हो जाता है। इसी वजह से एलिज़ा जो है वो फ्रेडी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है। उसके बाद फ्रेडी वहाँ से चला जाता है। फ्रेडी के जाने के बाद एलिज़ा डूलिटिल को ये एहसास होता है कि कोई अनजान इंसान उसे बहुत ही देर से नोटिस कर रहा है। वो अनजान इंसान का नाम होता है हेनरी हिगिंस। अब हेनरी हिगिंस की बात करें तो वो एक फोनेटिशियन थे। अब यहाँ पे फोनेटिशियन कहने का मतलब है कि उसे किसी की भी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी पकड़ थी। वो किसी की भी लैंग्वेज से, किसी के भी बात करने के तरीके से उस इंसान के बारे में बहुत कुछ बता सकता था। और इसकी ये ख़ास बात थी कि वो अपने फ़ोनेटिक्स से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखता था। एलिज़ा डूलिटिल को हेनरी हिगिंस के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता है। उसे लगता है कि वो एक पुलिस वाला है जो उससे बहुत ही ज़्यादा सवाल करेगा। तो एलिज़ा डूलिटिल खुद ही हेनरी हिगिंस के पास जाती है और उसे अपनी बेगुनाही का सबूत देने लगती है, अपनी बेगुनाही के बारे में बताने लगती है। तो हेनरी हिगिंस बस उसे नोटिस कर रहा होता है। तभी हेनरी हिगिंस के दोस्त कुनेल पिकरिंग वहाँ पे आते हैं और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। एलिज़ा डूलिटिल वहीं पे खड़ी होती है। तभी हेनरी हिगिंस जो है अपने दोस्त कुनेल पिकरिंग से कहता है कि मैं इस लड़की के लैंग्वेज और बिहेवियर को इस तरह से चेंज कर सकता हूँ कि एक डचेस की तरह दिख सकती है, और जब मैं इसे चेंज करूँगा तो कोई इसे पहचान नहीं पाएगा कि ये पहले एक फूल बेचने वाली लड़की थी। इस तरह की बातें हिगिंस और पिकरिंग के बीच उसी टाइम होती है और ये बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन एलिज़ा डूलिटिल के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी। वो खुद भी चाहती थी कि उसकी लैंग्वेज और बिहेवियर में चेंजेस आए ताकि वो शॉप पर काम कर सके, उसकी इनकम बढ़ सके। तो पहले सीन में इतना कुछ दिखाने के बाद इस सीन को ख़त्म किया जाता है। अगले सुबह के बारे में बताया जाता है कि अगली ही सुबह एलिज़ा डूलिटिल जो है वो हेनरी हिगिंस के घर जाती है, जहाँ पे हेनरी हिगिंस और उसके दोस्त पिकरिंग बैठे हुए होते हैं। एलिज़ा डूलिटिल हेनरी हिगिंस के पास जाती है और कहती है कि तुम मेरे बिहेवियर और लैंग्वेज में चेंजेस ला दो, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। इस तरह की बातें सुन के हेनरी हिगिंस और पिकरिंग को हंसी भी आती है कि एक फूल बेचने वाली लड़की उसे पैसे देगी। एलिज़ा डूलिटिल की बातों को हेनरी हिगिंस जो है वो सीरियस नहीं लेता है,
लेकिन फिर बाद में पिकरिंग और हेनरी हिगिंस के बीच में एक शर्त लग जाती है, जिसमें पिकरिंग का कहना था कि वो एक फूल बेचने वाली लड़की को डचेस की तरह नहीं बना सकता है, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हिगिंस जो है वो इस काम को पॉसिबल कर सकता था, ऐसा उसे यकीन था। तो इस तरह की शर्त दोनों के बीच में लग जाती है और इस शर्त में पिकरिंग ये भी कहते हैं कि अगर हेनरी हिगिंस इस मुश्किल काम को कर पाया तो एलिजा डूलिटल का सारा खर्च पिकरिंग पे करेगा। यानी कि एलिजा डूलिटल को एक फूल बेचने वाली से जो डचेस तक का सफ़र तय करना पड़ेगा और उस बीच में जो खर्च होगा उसको पिकरिंग पे करेगा और फिर बाद में एक शानदार पार्टी भी देगा। लेकिन सिर्फ 6 मंथ के अंदर ही एलिजा डूलिटल को डचेस की तरह बनाना था। हेनरी हिगिंस भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और एलिजा डूलिटल को अपना ऑब्जेक्ट मानकर उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। 6 महीने लगातार एलिजा डूलिटल पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हेनरी हिगिंस एलिजा डूलिटल को पूरी तरह से एक डचेस की तरह तैयार कर देता है। और जैसा कि पिकरिंग और हेनरी हिगिंस के बीच में एक शर्त रखी गई थी, जिसमें पिकरिंग हेनरी हिगिंस को एक शानदार पार्टी देने वाला था, तो फिर पिकरिंग के इस पार्टी में एलिजा डूलिटल को भेजा जाता है और इस बात को नोटिस किया जाता है कि कोई उसे पहचान पाता है या नहीं। पर वहाँ एलिजा डूलिटल को कोई भी नहीं पहचान पाता है कि ये एक फूल बेचने वाली लड़की हो सकती है, क्योंकि एलिजा डूलिटल बिल्कुल डचेस की तरह बिहेव कर रही थी। उस पार्टी में फ्रेडी भी आया हुआ था। अब यहाँ पे फ्रेडी वही लड़का है जो इस प्ले के पहले ही सीन में एलिजा डूलिटल से टकराया था और उसकी वजह से एलिजा डूलिटल का सारा फूल खराब हो गया था। वो फ्रेडी इस पार्टी में भी आया हुआ था, लेकिन वह भी एलिजा डूलिटल को नहीं पहचान पाता है और एलिजा डूलिटल को देखते ही फ्रेडी को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन एलिजा डूलिटल सोचती थी कि हेनरी हिगिंस उससे प्यार करता है, इसलिए वो उसे चेंज कर रहा है। पर कुछ टाइम बाद एलिजा डूलिटल को भी पता चल जाता है कि हेनरी हिगिंस एलिजा डूलिटल पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इस तरह की बातों से एलिजा डूलिटल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हेनरी हिगिंस को वो चप्पल फेंक कर मारती है और वहाँ से चली जाती है। जब हेनरी हिगिंस अपने बिहेवियर पर शर्मिंदा होता है तो हेनरी हिगिंस एलिजा डूलिटल को सभी जगह ढूंढता है, लेकिन एलिजा डूलिटल कहीं पे नहीं मिलती है क्योंकि वो चली गई थी। लेकिन फिर बाद में हेनरी हिगिंस अपनी माँ से एलिजा डूलिटल के बारे में पूछता है, तो पहले तो उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और फिर लास्ट में पता चलता है कि एलिजा डूलिटल हेनरी हिगिंस की माँ के पास ही थी। इस कहानी के लास्ट में एलिजा डूलिटल को समझ आ जाता है कि हेनरी हिगिंस को किसी से प्यार नहीं हो सकता है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने फोनेटिक्स से प्यार करता है। और फिर लास्ट में एलिजा डूलिटल फ्रेडी से शादी कर लेती है। अब यहाँ पे हमें और आपको ये समझ में नहीं आया कि इस प्ले का जो नाम है पिग्मेलियन, वो इस प्ले से मैच क्यों नहीं कर रहा है। तो इस प्ले का जो नाम है पिग्मेलियन, वो इस प्ले से नहीं बल्कि एक ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, जिसमें एक पिग्मेलियन नाम का एक व्यक्ति होता है जो एक सिंपल से पत्थर से बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाया करता था। और एक बार वो एक सिंपल सी मूर्ति से इतनी अच्छी मूर्ति बनाता है कि उस मूर्ति से उसे खुद ही प्यार हो जाता है। और फिर बाद में वो गॉड ऑफ लव से प्रेयर करता है कि वो मूर्ति में जान डाल दे ताकि वो उनसे शादी कर सके। और फिर बाद में ऐसा ही कुछ होता है। इसी तरह इस प्ले में भी हेनरी हिगिंस को अपने काम से इतना ज़्यादा लगाव है कि वो एक सिंपल सी फूल बेचने वाली लड़की को एक डचेस की तरह बना देता है। तो इस ग्रीक माइथोलॉजी और इस प्ले में एक ही कॉमन बात है कि ग्रीक माइथोलॉजी में पिग्मेलियन को अपने काम से इतना ज़्यादा लगाव होता है कि वो एक सिंपल से पत्थर से बहुत ही अच्छी मूर्ति बना देता है। इतनी ज़्यादा अच्छी मूर्ति बना देता है कि वो उस मूर्ति से खुद ही प्यार में पड़ जाता है। इसी तरह इस प्ले में भी हेनरी हिगिंस को अपने काम से इतना ज़्यादा लगाव होता है कि वो एक सिंपल सी फूल बेचने वाली लड़की को एक डचेस की तरह बना देता है। इसी तरह की सिमिलरिटी की वजह से इस प्ले का भी नाम पिग्मेलियन रखा गया है। तो इस प्ले को समझने के बाद इस प्ले का जो नोट्स है उसे देख लेते हैं।